हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या फिर बिहार बोर्ड का हो, किसी अन्य राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम हो, क्या फिर आप कह सकते हैं कि ओपन बोर्ड का भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैनल से जुड़कर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपरेशन का तैयारी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको वेस्ट एक लेक्चर दिया जाता है जो कि पूरा आपका सिलेबस से ओरिएंटेड होता है। साथ में आपको नोट्स तक अवेलेबल करवाया जाता है ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। इस क्लास यहाँ पे लेक्चर लें और साथ में वो नोट्स क्या करें, रिवाइज करते रहें। हम सभी का लक्ष्य है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम इतना तक तो पहुंच ही पाएँ। ठीक है, इसलिए हम लोग नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम को हार्ड मानते हैं, बहुत ही टफ मानते हैं, उनके लिए यह चैनल बेस्ट है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, हम लोग समाजवाद और साम्यवाद का अध्ययन कर रहे थे, आप सभी को पता होगा। इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, ले चुके हैं। तो जिस बच्चे ने भी अगर ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे देख लें। प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक वाइज क्या है तो प्लेलिस्ट बनाया गया है, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पृष्ठभूमि को देख समझिएगा तो ही आज का सेशन समझ में आएगा। अगर आप सभी ने अभी तक किसी को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सही चीज़ नहीं मिल रहा है, एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर अगर बात करें तो हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों का एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था बच्चे कि हम लोग समाजवाद क्या है इस पे हम लोग बात किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समाजवाद और समाजवाद विचारधारा का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था ये भी हम लोग देखे थे। ठीक है, चर्चिस्ट आंदोलन क्या था इस पे हम लोग बहुत अच्छे से बात किए थे। इस आंदोलन में क्या क्या मांग की गई थी यह भी हम लोग किए थे। आरंभिक समाजवादी का क्या आरंभिक था, किस प्रकार से समाजवादी आरंभ हुआ था, इस शब्द का कैसे प्रारंभ हुआ था, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। यूटोपीय समाजवादी क्या था और रॉबर्ट ओवन ये कौन थे, इनसे हम लोग जुड़ा हुआ बात कर चुके हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है बच्चे, पिछले लेक्चर को आप लोग देखकर ही यहाँ पे रुकिएगा तो ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। इन सभी बातों को हम लोग कर लिए थे। क्रांति क्या है, क्रांति का स्वरूप कैसा था, क्रांति का कारण क्या था, मार्क्सवाद का प्रसार कैसा था, और रूस में क्रांति क्यों हुआ था, रूस में क्रांति का क्या प्रभाव था, कारण क्या था और इसका परिणाम क्या थे। इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या किए हैं, एक अच्छे से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मार्च की क्रांति क्या थी ये भी हम लोग देखें। लेनिन कौन थे और उनका कार्य क्या था यह भी देखें हम लोग। ठीक है, तो लेनिन के कार्य एवं मुख्य बिंदु पे आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं बच्चे। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। हम लोग कल यहीं पे क्लास को अंत किए थे, तो अब हम लोग लेनिन के कार्यों का हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कल हम लोग देखे हैं कि लेनिन कौन थे, तो लेनिन थे जो यह एक रूस के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, कह सकते हैं हम लोग।
इनके द्वारा ही रूस को क्या किया गया था, आज़ाद किया गया था, तो राजतंत्र को समाप्त किया गया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता यह व्यक्ति थे। ये सब बात हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। चलिए आज हम अपना टॉपिक बढ़ते हैं। देखिए लेनिन के बारे में। सत्ता संभालने के बाद लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया। कल के लेक्चर में हम आपको यह बताए थे कि जब रूस की क्रांति समाप्त हुई तो वहाँ के जो राजा थे वो राजा गद्दी छोड़कर भाग गए थे। ये हम आपको कल बताए हैं। तो गद्दी छोड़ देने के बाद वहाँ का जो शासन व्यवस्था था वो कौन संभाले, तो लेनिन ने संभाले, ये संभाले। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लेनिन को सत्ता संभालने के बाद लेनिन और बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक दल जो था वो इनका संगठन, इनका ग्रुप, इनका समूह का एक नाम था। ठीक है, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको। लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं भी थी। क्रांति और युद्ध के कारण प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। किसी भी देश में बच्चे अगर क्रांति होता है, आंदोलन होता है, तो क्या होता है, वहाँ का थोड़ा सा स्थिति क्या हो जाता है, लचपच हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि क्रांति में बहुत सारे खर्च होते हैं, युद्ध में बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारे धनजन का क्या होता है, हानि होता है। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक स्थिति थोड़ा बिगड़ जाती है। यही कारण लेनिन के सामने भी हुआ, जिन्हें उसने बहुत हद तक क्या किया, निपटाने के कोशिश भी की हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो लेनिन के कार्य की मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं कि लेनिन क्या क्या कार्य किए थे। इस पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि लेनिन के कार्य की विवेचना करें तो आप लोग पहले क्या करेंगे कि पहले 2 शब्द लेनिन के बारे में लिखेंगे, जो हम यहाँ आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लेनिन के कार्यों की विवेचना आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आंतरिक व्यवस्था, पहले क्या किए लेनिन ने, पहले आंतरिक व्यवस्था, मतलब आंतरिक व्यवस्था का मतलब होता है कि उनके क्षेत्र में जो भी आंतरिक गड़बड़ी है, जैसे शासन प्रशासन, समाज की जो भी कठिनाइयाँ है, उसको सुधारने का प्रयास किया। इसे हम आंतरिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर की व्यवस्था को सुधारना आंतरिक व्यवस्था होता है। उसके बाद है कि युद्ध की समाप्ति की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आंतरिक शत्रुओं का दमन। अब क्या है, तीसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि लेनिन का जो भी आंतरिक शत्रु था, मतलब उनके क्षेत्र में जो भी शत्रु था, जैसे कि रूस में लेनिन के खिलाफ जो भी शत्रु था उसका क्या किया, उसका दमन किया, उसका सफाया किया। विदेशी शत्रुओं पर विजय पाया। ठीक है, विदेशी शत्रुओं पर क्या किया, विजय पाया। आर्थिक व्यवस्था को क्या की, सुधारने का प्रयास किया। नई आर्थिक नीति लाई, वो सामाजिक सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जब लेनिन ने रूस का क्या किया, गद्दी संभाला, रूस का कमान संभाला, तो लेनिन के द्वारा कार्य की विवेचना करें तो आप आसानी से इन सभी पॉइंट को देखकर और समझा सकते हैं। एक एक पॉइंट को देखकर लिखेगा। कभी भी याद रखिएगा बच्चे, कभी भी आप एग्ज़ाम में लिखें किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी व्यक्ति के उनके कार्य के बारे में आप अगर बताएं तो उसे पॉइंट वाइज लिखिएगा ज़रूर से। कहानी के माध्यम से मत लिख दीजिएगा, इससे आपका कॉपी क्या हो जाएगा, कटने की संभावनाएं होती है। आप सही लिखे हैं लेकिन फिर भी आपकी कॉपी कटने की संभावनाएं 100% रहती है, क्योंकि एग्जामिनर इतना कॉपी पर टाइम देना नहीं चाहता है। हम बार बार इस चीज़ को बताते हैं। इसलिए एग्जामिनर को आपको खुश करने का यही एक उपाय है कि आप जितना डिस्टेंस में और जितना साफ लिखें, जितना जल्दी उसको कॉपी खोलते के साथ उसको आंसर्स दिख जाना चाहिए, पॉइंट दिख जाना चाहिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, मार्क्स मिलने की 100% संभावना रहती है। नहीं तो उसको इतना कॉपी पे, अब लाखों लाखों कॉपी रहता है, एक कॉपी पे अगर टाइम देने लगेगा जैसे स्कूल में और कोचिंग में चेक होता है तो उतना संभव नहीं ना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी भी चीज़ को लिखें तो पॉइंट वाइज ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए इस कार्य को समझ गए हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे कुछ और कार्य हैं उन्हें भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद है नारियों की स्थिति में सुधार। नारी मतलब महिलाओं की जो स्थिति थी वहाँ पे, उसके
स्थिति में सुधार, मतलब उनको सम्मान दिया गया, उसके लिए भी कुछ अधिकार बनाए गए। ठीक है। उसके बाद है विद्युतीकरण। विद्युतीकरण का मतलब है बच्चे बिजली उजली की जो खपत होती थी उसमें भी सुधार। धार्मिक स्वतंत्रता सभी को दिया गया। प्रशासनिक स्वतंत्रता दिया गया। नए संविधान की स्थापना की गई। और क्या किया गया, तो केमेटन की स्थापना की गई। ठीक है। नए संविधान का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। संविधान किसी भी देश का वह क्या होता है, संविधान कानून होता है। ठीक है। नियम होते हैं जिसके द्वारा उस देश के क्या चलते हैं, शासन प्रशासन चलाए जाते हैं। इसी में सबका क्या रहता है, सब नियमों के बारे में उल्लेख रहता है। यह किसी देश में, खासकर लोकतंत्र के देश में, यह संविधान एक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब है हम लोग आगे बात करते हैं। यह पे था क्या, कॉमिनटर्न। कॉमिनटर्न क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, थोड़ा समझते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 1919 में लेनिन ने मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल अथवा कॉमिनटर्न की स्थापना की। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में फर्स्ट इंटरनेशनल, ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल, ये थर्ड इंटरनेशनल है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से याद रखिएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल हम लोग पढ़े थे जब फरवरी की क्रांति हुई थी। सेकंड इंटरनेशनल पढ़े थे जब अक्टूबर की क्रांति हुई थी। थर्ड इंटरनेशनल अब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो लेनिन ने 1919 में मॉस्को में की थी। पूछ देगा आपसे कहाँ पे की गई थी, तो मॉस्को में। मॉस्को क्या है बच्चे, तो रूस की राजधानी है, रूस की कैपिटल है। चलिए, अथवा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। यह क्या है, तो यह एक इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा, तो थर्ड इंटरनेशनल। देखिए यहाँ पे बता ही जा रहा है इंटरनेशनल, समझ सकते हैं आप। इसमें अनेक देशों के साम्यवादी दल के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संस्था का मुख्य कार्य विश्व में क्रांति का प्रचार करना तथा विभिन्न देशों में बोल्शेविक दलों को आर्थिक सहायता देना था। कोई समस्या? ये जो बैठक हो रही है ना, यहाँ पे इमेज देखिए आप, ये बैठक जो हो रही है, यह बैठक में का उद्देश्य क्या था? ये बैठक का पहला था जो थर्ड इंटरनेशनल है, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि इसमें पहले तो इसमें अनेकों देश, जो भी देश क्या हुआ था, जो भी देश समाजवादी को मानता था, हम बताए थे विचारधारा आपको, पूंजीवादी, समाजवादी, तो समाजवादी जो विचारधारा मानता था, उन सभी देशों के लोग क्या किए, इसमें बैठक में भाग लिए। पहला काम। दूसरा काम, इसमें उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य था क्रांति का प्रचार करना। मतलब क्रांति का मतलब बदलाव, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, किसके प्रति, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए, और क्या करना, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, या फिर प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए। ठीक है। बराबरी लाने के लिए, उद्योगपति बड़े लोगों में और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें बराबरी लाने के लिए इनका समाजवादी का उद्देश्य था। कोई समस्या? तो इनका उद्देश्य यह था, तथा बोल्शेविक दल को आर्थिक सहायता देना भी उद्देश्य था कि बोल्शेविक दल जो थे उनको क्या मिले, आर्थिक सहायता मिले। आगे हम लोग बात करें तो आगे है बोल्शेविक क्रांति के कारण, या फिर हम परिणाम, कारण नहीं कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, कि इसका परिणाम क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति का परिणाम क्या निकला। तो ताजशाही के निरंकुश शासक का अंत हुआ। हम लोग पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था तो क्या हुआ था, वहाँ का राजा था जो, वह क्या हुआ था, भाग गया था। सर्वहारा वर्ग को अधिकार और सत्ता, सर्वहारा का मतलब क्या होता है, वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। ठीक है ना। सर्वहारा का मतलब जो किसान उसान ये सब रहता है ना, उनको सर्वहारा कहता है। ठीक है। उसके पश्चात अगर बात करें हम लोग, तो नई शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि एक नया शासन व्यवस्था बनाया गया था, किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा। एक संविधान बनाया गया था। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, शब्द को समझिएगा, धर्मनिरपेक्ष, धर्म
किसी भी धर्म को यह नहीं मानेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी धर्म का क्या करेगा, यह मतलब सहयोग नहीं करेगा। सबको एक समान एक कानून के अंतर्गत देखा जाएगा। यह धर्मनिरपेक्ष होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष धर्म से हैं तो आपके प्रति क्या होगा, वहाँ की सरकार ज़्यादा सहनशील होगी या फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हो रहा था, ठीक है। पहले क्या था, पॉप का राज था। पॉप हम आपको पढ़ाए थे, पॉप या फिर कह सकते हैं फादर। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कृषि तथा औद्योगिक के विकास की बात की गई तथा रूसीकरण की नीति को त्याग कर किया गया, ठीक है। इन सभी चीज़ को याद रखिएगा बच्चे, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही कॉपी में अपने नोट्स हो चाहे फिर आप एग्ज़ाम में कभी लिखें तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ फ़ायदा मिल रहा है। पहला तो आपको आसान शब्दों में लेक्चर मिल रहा है जो कि आप आसान शब्दों में समझ रहे हैं। दूसरा आपको नोट्स मिल रहा है। घर बैठे आप लेक्चर देखिए और फिर नोट्स शांति से आराम से बैठकर रिवाइज करते रहिए। कोई बुक का झंझट नहीं है, कोई कोचिंग क्लास का झंझट नहीं है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको इस नोट्स के माध्यम से यह पता चल रहा है कि हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछ दे बोल्शेविक क्रांति का परिणाम अगर बताएं तो आपको इस नोट्स से पता चल जाएगा कि हमें क्रांति का परिणाम किस प्रकार से लिखना है, किस शब्दों में लिखना है। देख रहे हैं ना, क्या ऐसा बुक में मिलेगा? आप बुक मिला लीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा बच्चे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आपका लक्ष्य और आपका सपना जो है वह पूर्ण हो पाए। तो थोड़ा सा हमें भी समझिए, हमारा भी सहयोग कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल के थोड़ा ग्रोथ करवाइए ताकि हमें भी क्या हो, मन लगे आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने में, हम भी कोई कंजूसी ना करें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्रांति का विश्व पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। जो क्रांति हुआ था, हम आपको बताएं ना कि क्रांति का क्या हुआ था, विश्व में, पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना की गई। हम लोग बात किए थे, सब पहले का बात की जा रहा है यहाँ पे। सब हम लोग ये जो कंटेंट, ये जो टॉपिक दिया हुआ है, ये सब इस सभी हम लोग टॉपिक को थ्योरी मतलब पूरा कहानी के माध्यम से पहले के लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट वाइज में दिया गया है एक एक करके, इसलिए हम उतना नहीं आपको समझा रहे हैं क्योंकि आप पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं, सारा कुछ समझाया गया है। मेरा टॉपिक और मेरा लेक्चर आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि कुछ भी टॉपिक छूट गया हो, समझ रहे हैं ना। इसलिए उसके बाद है साम्यवादी शासन व्यवस्था का क्या करना, स्थापना करना, नया शक्ति संतुलन बनाना, सरकार को कर्तव्य का ज्ञान होना। पहले क्या था बच्चे, तो पहले जो सरकार थी मतलब जो राजा थे उसको कर्तव्यों का अपना ज्ञान नहीं था, कह सकते हैं ना। अब मान कर चलिए आपको राजा बना दिया गया है किसी देश का, ठीक है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी तबके के लोग हों, ठीक है, उन सभी के लिए एक अच्छा नीति बनाएं, उन सभी के जीवन में क्या करें, एक बेहतर बदलाव करें, उनके जीवन में प्रकाश का किरण जगाएं। यह आपका उद्देश्य है क्योंकि आप उस देश का क्या हैं, उस देश के सर्वोपरि हैं, उस देश के लोग आप पर भरोसा किए हैं। अब मान कर चलिए फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूँ एक बार और कि आप अपने घर में, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे घर में पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं ना, सबके होते हैं। तो क्या उन दादाजी का, क्या हमारे पिताजी का कर्तव्य नहीं है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका क्या करें, हम सही से पालन पोषण करें, उनको सही से शिक्षा दें, सही से स्वास्थ्य व्यवस्था दें, ये सब कि वो आगे चलकर भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति बने ताकि उनका घर और भी क्या हो सके, और भी विकसित हो सके, यही ना है। तो एक देश क्या है, एक देश भी एक परिवार के जैसा है, इसमें भी एक व्यक्ति को चुना गया है जिसका क्या है, इस व्यक्ति के जो इस देश के सभी जनता है वो इसकी क्या है, संतान है। तो
तो यह कर्तव्य होना चाहिए सरकार की कि उसका क्या है, अपना ज्ञान, अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, जो कि पहले नहीं था, लेकिन लेनिन के सरकार के आने के बाद इसका ज्ञान हुआ। कोई समस्या? उसके बाद है कि पूंजीपति एवं मजदूरों में संघर्ष हुआ। यही तो कारण था ना बच्चे, जब समाजवाद का विचार आया तो कारण क्या था, हम आपको पहले लेक्चर में बताएं। कारण यही था कि पूंजीपति का क्या था, बहुत ही बोलबाला था। पूंजीपति अगर बोलेंगे तो उठो, पूंजीपति बोलेंगे तो बैठो। इसमें मजदूर वर्ग जो थे वो बेचारे बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे, बहुत ही उनका दयनीय स्थिति था। इसलिए क्या हुआ था कि समाजवाद का विचारधारा आया, समाजवादी लोग बन गए और इनके लिए क्या करें, इनके लिए आंदोलन करने लगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। किनके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो लेनिन के बाद रूस की क्या स्थिति थी उसे हम लोग समझते हैं। स्टालिन के अधिनियम इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपसे पूछ सकता है कि स्टालिन के अधिनियम की क्या करें, स्टालिन के अधिनियम क्या हैं बताइए। लेनिन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई, अब से, क्योंकि ये बोल्शेविक क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं। तो 24 में हो गई थी, 1924 में। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन किया था। लेनिन के जो मृत्यु हो गया उसके बाद कौन किया यहाँ का नेतृत्व? स्टालिन किया। स्टालिन वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी था। कौन सा पार्टी था बच्चे? कम्युनिस्ट पार्टी था, का मंत्री था। स्टालिन का अर्थ है स्टील का आदमी, यानी लौह पुरुष। ठीक है, स्टालिन का मतलब है कि स्टील आप लोग जानते हैं ना, स्टील का आदमी या फिर लौह पुरुष, लोहे का पुरुष। ठीक है, स्टालिन ने अपने नेतृत्व में पंचवर्षीय द्वारा देश की आर्थिक काया पलट दी। ठीक है, क्या कि जो स्टालिन शासन पर बैठा बच्चे तो उसने पंचवर्षीय योजना लाया। ठीक है, 5 वर्षों तक कोई भी योजना, उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश की आर्थिक स्थिति को क्या किया, बहुत ही उलट पलट कर दिया, जिसे काया पलट कहा जा रहा है। 3 पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, स्टालिन जब शासन पे बैठा तो वह क्या लाया, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लाया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना लाया, पहला इंपॉर्टेंट बात है। कितना पंचवर्षीय योजना लाया? तो 3 लाया। कितना लाया बच्चे? 3 पंचवर्षीय योजना लाया। 3 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसने सबसे जल्द काम क्या किया, तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किया तथा अर्थव्यवस्था में सुधार लाया। कोई समस्या हो रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, हम एक एक चीज़ ऐसे एकदम बता रहे हैं जैसे बच्चा को बताते हैं। तेल, कोयला, स्टील उद्योग में क्या किया, मुनाफे हुए। स्टालिन ने सामूहिक खेती आरंभ की। स्टालिन ने शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था की। सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ रूस की जनता में बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चे, जो सरकार थी, स्टालिन थी, इसने क्या की, तो प्राथमिक शिक्षा, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होता है 1 to 5, कम से कम इतना तो क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया और निःशुल्क कर दिया। ठीक है, सभी बच्चों के लिए। अब है सामूहिक कृषि की विफलता, इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। सामूहिक का मतलब होता है सभी का क्या हो, सभी का योगदान हो, सामूहिक। ठीक है, तो इसका विफलता का कारण हम लोग थोड़ा देखते हैं। स्टालिन की सामूहिक कृषि व्यवस्था की आलोचना कई लोगों ने ही की, परंतु स्टालिन इस पर अड़ा रहा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सामूहिक कृषि की व्यवस्था किसने की थी, तो प्लीज़ आप बताइएगा किसने की थी? स्टालिन ने। स्टालिन कब रूस का शासक बना? तो 1924 ईस्वी के बाद, जब लेनिन की मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत? उसके बाद है तानाशाही अपनाकर रूस को महान शक्ति बनाया तथा रूस को साम्यवादी राष्ट्र का अगुवा बना दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बात को समझिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं बात को। क्या किया इसने, इसको
इस व्यवस्था के लिए सब आलोचना किए। बहुत बड़े बड़े लोग जो विद्वान होंगे वो आलोचना किए, बोले कि यह व्यवस्था गलत है। फिर भी स्टालिन फिर भी नहीं माना और इस व्यवस्था को लागू रखा। उसने तानाशाही अपनाकर, थोड़ा सा मतलब क्रूरता अपनाकर क्या किया, रूस को महान बनाया। ठीक है, साम्यवादी राष्ट्रों को क्या बनाया, राष्ट्र का अगुवा बना दिया। किसे, रूस को। सोवियत संघ का विखंडन मार्च 15 1953 में क्या हुआ था, स्टालिन की मृत्यु की हो गई। ठीक है, अगर पूछ दिया सोवियत संघ जो कि अभी वर्तमान में रूस है, रूस को सोवियत संघ कहते थे, तो सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ वो कब हुआ, तो मार्च 1953 ईस्वी में, जब स्टालिन की मृत्यु हो गई तब हो गई। इसके बाद सत्ता निकिता खुश्चेव के हाथों में आ गया। उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई। वो क्या किया, उदारवादी नीति अपनाया। देखिए पहले कौन था, पहले लेनिन, रूस की क्रांति के बाद सबसे पहले लेनिन आया। ठीक है, उसके बाद स्टालिन आया। ठीक है, स्टालिन आया, उसके बाद कौन आया, तो निकिता खुश्चेव यह आया। यह कौन, एक उदारवादी व्यक्ति था। 1985 में मिखाइल मोर्बाचोव पार्टी में के महासचिव बनाए गए। वह भी एक उदारवादी नेता था तथा उनकी नीतियां से रूस में सत्ता संघर्ष होने लगा और वह गणराज्य में स्वतंत्रता संग्राम होने लगे। गणराज्य, याद रखिएगा शब्दों को, गणराज्य या फिर गणराज्य, लोकतंत्र, या ये सब शब्द एक ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन शब्दों को आप जरूर समझिएगा, शब्द पे कंसंट्रेट रखिएगा बच्चे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। किसी भी प्रकार के आप प्रश्न को अच्छे से अपने कॉपी में हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सिखाया जाता है, डिफिनेशन पे कमांड रखिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा एक ही अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, एक ही एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चा किसी भी कहानी के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझता है तो यकीन मानिए आप किसी भी तरह का प्रश्न, चाहे वो आसान हो या फिर थोड़ा टफ हो, उसका जवाब आप देने में समर्थ होंगे। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ पे डिफिनेशन में आप कंसंट्रेट रखते हैं, डिफिनेशन में कमांड रखते हैं, तो क्या आपको नहीं पता होगा कि सामूहिक कृषि की विफलता क्या हुई थी? आप नहीं बता पाएंगे यहाँ डिफिनेशन पढ़ने के बाद, बता पाएंगे ना? आप नहीं बता पाएंगे कि रूस की क्रांति क्यों हुई थी, आप नहीं बता पाएंगे लेनिन के कार्य क्या थे, आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप डिफिनेशन पे कमांड रखिए। और मेरा देखिए, बहुत सारे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कुछ कहानी बनाकर ला रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं कि बस ऑब्जेक्टिव लाते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ा देते हैं। भाई कहानी को पढ़ाइए ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि बच्चा एग्ज़ाम तो निकाल लेगा, लेकिन जो उनका सिलेबस है, जो उनका पढ़ाई है, वह नहीं पढ़ पाएगा, वह नहीं समझ पाएगा और आगे क्लास में उसको दिक्कत होगा। इसलिए आप थ्योरी पे पढ़ाइए, आप कहानी उसको समझाइए, बात क्या है उसको समझाइए, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, यह बताइए। ठीक है, इसके बाद बच्चा खुद निकल जाएगा आपका, और मेरा कोई उसका ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको इतना डेप्थ पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर रोज़ 10 बजे हिस्ट्री क्लास और 4 बजे शाम को आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिलता है। ठीक है, तो अगर बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब कर रखेंगे, तभी आपको क्या होगा, चैनल का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप देख पाएंगे। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका छोटा भाई बहन कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल के बारे में उन्हें बताएं, इस चैनल की विशेषता बताएं। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, मेरा भरोसा कीजिए। आपको बेस्ट एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेस्ट लेक्चर मिलेगा और 100% प्रयास रहता है हमारा कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यह
प्रयास रहता है कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। इससे ज़्यादा हम पढ़ा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होगा, यह मेरा पूरा 100% विश्वास है। तो आप इस विश्वास पे बनाए रखें, आप यहाँ पे पढ़ें आराम से और अपना नोट्स पढ़ते रहिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो घबराइए नहीं। नोट्स अभी तुरंत हम लेक्चर डालते के साथ नोट्स आपको हम दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब बच्चे, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, आप जो कुछ भी चलाते हैं प्लीज़ उन सभी जगह पे, उन सभी प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ सहयोग हो सके, हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमें सहयोग कर रहे हैं और हम उनके लिए भी कुछ करें, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं। आज आपका यह चैप्टर पूरा समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। आप प्लीज़ सारे पार्ट्स को आप लोग देख लीजिएगा, एक एक पार्ट अलग अलग है जो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब में समझाया गया है। देख लीजिएगा और आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।